बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अजमत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो थी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की, उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो आपके लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड करता है, इसलिए आज के लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को लाजमन देखें। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। उसके अलावा जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो जो है, उसको देखने के लिए आप आई टैब पर क्लिक करें और आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगी। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि इन दिस सेंस के आपका ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने काफ़ी एग्जांपल्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके सामने आज के लेक्चर में भी डिस्कस करूँगा। और काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, काफ़ी स्ट्रगल भी की है, ठीक है। मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर देखी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर समझ लें कि जिस तरह चीज़ों का निचोड़ निकालते हैं वो इकट्ठी करके फिर आपके सामने ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा रिगार्ड भी आपने करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर वीडियो अगर लेंथी आपको लगे तो थोड़ा सा आप डिफरेंट सिटिंग्स में उसे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंस है जो लास्ट लेक्चर में थी, पूरे लेक्चर का जो खुलासा है, जो समरी है, ये सिर्फ आपने 2 मिनट की मेरी बात सुननी है। इंशाल्लाह आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आगे आपने देखना होगा वीडियो को, तो मोस्ट वेलकम। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखें जी, आपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या पढ़ा था? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, उसमें आपने क्या पढ़ा था जी? मैं 1 मिनट थोड़ा सा इसको साफ़ कर लूँ बोर्ड को। लगता है शायद थोड़ी सी मिट्टी जम गई है, जिसकी वजह से मार्कर कुछ साफ़ नहीं लिख रहा। अच्छा जी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या है? मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में आपको बताया था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एन एक्स ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, क्या है? दिस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। हम कहते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है। इसकी डोमेन आई है, ठीक है, जो कि सबसेट है आर का। तो ये आई के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है अगर इसका ये जो सीक्वेंस है अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर किसी ना किसी रियल नंबर को कन्वर्ज करे। मतलब क्या है? आसान से अल्फाज में बताता हूँ आपको। देखें जी, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इसकी डोमेन ये आई है, इसके अंदर ये पॉइंट पड़े हैं x1, x2, x3। आपने इसकी डोमेन के ऊपर आपने ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f ऑफ n जो भी आपके पास गिवन होगा अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद x1 क्या है? एक रियल नंबर है। x1 के ऊपर जब आपने अप्लाई किया तो ये L1 की तरफ कन्वर्ज कर गया। x2 की तरफ आपने अप्लाई किया तो ये L2 की तरफ कन्वर्ज कर गया। x3 की तरफ कन्वर्ज किया तो ये L3 की कन्वर्ज कर गया। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, देन दैट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब अगली बात, अब यहाँ पर आपका ज़रूरी नहीं कि L1, L2, L3 ये तीनों इक्वल हों। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये तमाम की तमाम लिमिट्स इक्वल हों, L1, L2, L3 ऑल आर दी लिमिट्स आर इक्वल, देन दिस कन्वर्जेंस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। बस जी, बात पूरी हो गई है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये होता है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर x1 पर भी कन्वर्ज करेगा, x2 पर भी कन्वर्ज करेगा, x3 पर भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन ये जो कन्वर्जेंस है सिर्फ ये किसी एक ही रियल नंबर की तरफ होगी। अगर ऐसा है तो देन दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस।
ठीक है। और अगर ऐसा है कि ये हर पॉइंट पर कन्वर्ज तो करता है लेकिन ये तमाम की तमाम लिमिट डिफरेंट हैं, देन दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब हम आगे इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ले बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को रफ़ लैंग्वेज में मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, मैंने लिखा है रफ़ लैंग्वेज मीन के कुछ चीज़ें होती हैं जो मैथमेटिकली आपके पास बुक्स में अवेलेबल होते हैं या जो आप अपने पेपर्स में एग्ज़ाम में लिखते हैं, वो मैथमेटिकली है। रफली मतलब कि आपको जस्ट फॉर समझाने के लिए जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, वो आपके पास रफ लैंग्वेज है। तो मैंने लिखा है जी कि यहाँ पर लेट एफ एन एक्स is a sequence of function, then fnx is called uniform convergent if for each x equal to c belong to domain of f। आपका जो फंक्शन fn है वो एक रियल नंबर l की तरफ कन्वर्ज करता है when n approaches to infinity, यानी वही बात जो मैंने अब आपको बताई है। अच्छा, डेट इज़, यहाँ पर अगली जो बात मैंने लिखी है, डेट इज़ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fnx डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑन द चॉइस ऑफ x या ऑन द वैल्यूज ऑफ x। देखें ना, जब आपका x1 के ऊपर आपका फंक्शन fnx1 आप निकालते हैं, वो भी l की तरफ अप्रोच करे, जैसे मैंने अभी लिखा कि आपका x1 के ऊपर आंसर भी l1 के बराबर है, x2 के ऊपर आप आंसर l के बराबर है, ये l को अप्रोच करता है, x2 पर आप अप्लाई करें तब भी आपका आंसर l को अप्रोच करता है। इसी तरह अगर आप x3 पर अप्लाई करते हैं तब भी आपका आंसर l को अप्रोच करता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि इन द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपके पास जो कन्वर्जेंस है सीक्वेंस की, वो आपके वेरिएबल x के ऊपर, x रियल वैल्यूज x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली, अब मैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने लगा हूँ। मैथमेटिकली आ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन एन इंटरवल ए बी एंड कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। हम कहेंगे मैथमेटिकली कि एक सीक्वेंस जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और वो कन्वर्ज करता है एफ ऑफ एक्स को। लास्ट लेक्चर आप लाजमन देखें, उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो आपके पास लिमिट निकलेगी ना, सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, तो कन्वर्ज करने के बाद जिस चीज़ को वो कन्वर्ज करता है वो यहाँ पर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो, यहाँ पर जो कन्वर्जेंस होती है जिस चीज़ की तरफ होती है। देखें, आपने कैलकुलस में या लास्ट रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा था कि एक सीक्वेंस an है अगर हमारे पास, और वो किसी रियल नंबर l को कन्वर्ज करता है, तो रियल नंबर जो l है, मतलब हम लिखते हैं ऐसे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आंसर आ गया l के बराबर। तो यहाँ पर जिस नंबर को वो कन्वर्ज कर रहा होता है वो रियल नंबर होता है l, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम लिखते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f n x, ये अप्रोच करता है f ऑफ x को, और f ऑफ x यहाँ पर एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को आप यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे, और वो कन्वर्ज करेगा किसी f ऑफ x की तरफ if for every epsilon greater than 0 and for all x belong to AB there is an integer m belong to natural number, या there is a natural number and independent from x but only depend on epsilon। यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में भी आपने देखा था कि डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन ओनली, यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही है कि आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आपका जो आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा और इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम एक्स से, और वो इस कंडीशन को, इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। हेयर आगे जो मैंने चीज़ लिखी है कि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स, ठीक है। तो आपको क्या समझ आई अभी? यहाँ पर ये समझ आई होनी चाहिए आपको कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहेंगे अगर एफ ऑफ एन एक्स और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है ये किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो। कब? जब आपका एक n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू m हो, और m क्या है? एक नेचुरल नंबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। नेक्स्ट है जी आपके पास, अभी एग्जांपल बताते हैं आपको। नेक्स्ट ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसकी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो किस चीज़ को शो करती है? मैंने लिखा है जी ज्योमेट्रिकली द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ एफ ऑफ एन एक्स
to the limit f of x indicate that the graph of each f n x lies within the strip given by y is equal to f of x minus epsilon and y is equal to f of x plus epsilon of with 2 epsilon। अगर आप इस एब्सोलूट को ओपन करें तो आप जानते हैं एब्सोलूट की, आप अगर x एब्सोलूट लेस देन ए हो तो इसको कैसे ओपन करते हैं, आप लिखते हैं एक मरतबा माइनस ए लेस देन x और x लेस देन प्लस ए। इन द सिमिलर वे अगर आप इसको ओपन करें, दिस कैन बी रिटन एज माइनस एप्सिलॉन लेस देन f of n x minus f of x less than plus epsilon। By adding f of x on both sides we have f of x minus epsilon less than f of n x less than f of x plus epsilon। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट योर फंक्शन f of n x फॉर एवरी n, ठीक है, लाइज बिटवीन दी स्ट्रिप्स y इज इक्वल टू f of x माइनस एप्सिलॉन और y इज इक्वल टू f of x प्लस एप्सिलॉन। अब ये स्ट्रिप क्या है और इसकी विथ क्या है, इसकी विथ क्या होगी, विथ कैसे निकालते हैं, इस वैल्यूज में से इस वैल्यू को निकालते हैं, माइनस करते हैं तो f of x से कट जाएगा तो 2 एप्सिलॉन बन जाएगा। ग्राफिकली ज़रा इसको देखिएगा, ये जो मैं स्ट्रिप का वर्ड इस्तेमाल किया ये है जी आपके पास, ये मेरे पास f प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है, फंक्शन f, और नीचे दरमियान में ये वाला जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है ये हमारा फंक्शन जिसकी तरफ आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f कन्वर्ज कर रहा है, यानी जो लिमिट है, ये जो f है दिस इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। नीचे आपके पास f माइनस एप्सिलॉन है और ये जो आपके पास कर्व चल रही है दिस कर्व रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन f प्लस एप्सिलॉन एंड f माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना इसके दरमियान तो होता ही है और ये अपनी लिमिट के इर्द गिर्द होता है, दिस इज अबाउट इट्स लिमिट, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अच्छा जी, अब ये आपके पास ग्राफिकल जो ज्योमेट्रिकल मतलब आपको समझ आ गया, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज मिलता है कि वो बताते हैं कमेंट्स करके कि सर प्रोजेक्टर पर समझ नहीं आती, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है प्रोजेक्टर पर ये पढ़ाने के लिए, आपको पहले पूरा लेक्चर ये टाइप करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है इसको डिलीवर करना, सही है। अच्छा, अब ये जो लेकिन इसमें जो कुछ किसी चीज़ के फ़ायदे भी हैं किसी के नुकसान भी हैं। ये जितना लंबा लेक्चर है, अगर मैं लेक्चर यहाँ पर एक एक चीज़ लिखूँगा इधर, ठीक है, तो आप समझेंगे ये कम से कम 2 से ढाई घंटे की वीडियो है, ठीक है। और या फिर ये मुख्तलिफ लेक्चर्स में मैं इसको बताऊँगा आपको, सही है। मुझे ज़रा वैसे कमेंट्स करके आप लाजमन बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको वैसे अच्छा लगता है, प्रोजेक्टर वाला या वाइट बोर्ड पर एक एक चीज़ को लिखना, ठीक है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा, इस कंडीशन को कि आप ज़ाहिर सी बात है ये भी चाहते होंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो हमारा, ठीक है। अच्छा जी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इंटीजर m, पहला जो डिफरेंस है, डिपेंड्स अपॉन बोथ x एंड एप्सिलॉन। फर्स्ट डिफरेंस इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में जो आपका इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर m है, ठीक है, वो x के ऊपर यानी कि डोमेन की वैल्यूज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है। वेयर एज इन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस m जस्ट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पहला। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर चंद एक ये इंपॉर्टेंट नोट हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आल्सो अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, लेकिन हर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो। कैसे भला, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। देखें जी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन के हर एलिमेंट पर किसी ना किसी रियल नंबर की तरफ कन्वर्ज करे। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे आपको बताया कि x1 के ऊपर फंक्शन आपका L1 की तरफ कन्वर्ज करता है, x2 के ऊपर आपका फंक्शन L2 की तरफ कन्वर्ज करता है। इसी तरह ही आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन x3 के ऊपर L3 की तरफ कन्वर्ज करता है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में तो सिर्फ उसको इतना चाहिए कि भाई x1, x2, x3 के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर ये किसी ना किसी रियल नंबर की तरफ कन्वर्ज करे, ऐसे ही है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए उसको चाहिए कि ये डोमेन के हर एलिमेंट पर कन्वर्ज करे तो सिर्फ एक रियल नंबर L की तरफ कन्वर्ज करे।
तो फिर ये होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, दिस इज़ योर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अच्छा अब मुझे बताओ, ये कहता है कि जी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में मैंने x1 की तरफ x1 पर भी l को कन्वर्ज करना है, फिर ये कहता है कि मैंने x2 पर भी इसी l को कन्वर्ज करना है, फिर ये कहता है कि मैंने x3 के ऊपर भी इसी l को कन्वर्ज करना है। तो क्या ये इस वक्त पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को भी पूरा नहीं कर रहा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये है कि सिर्फ हर डोमेन के हर एलिमेंट पर किसी न किसी नंबर को कन्वर्ज करे। तो ये x1 के ऊपर l को कन्वर्ज कर रहा है, x2 के ऊपर l को कन्वर्ज कर रहा है, x3 के ऊपर l को कन्वर्ज कर रहा है, तो हर पॉइंट पर कन्वर्ज तो कर रहा है ना, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी हो गया। अब कन्वर्जेंस के बाद ये हर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है और कर भी सिर्फ एक ही नंबर को कर रहा है, तो फिर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हो गया। तो लिहाजा एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो इम्प्लाइज डैट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू कि एक सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस, सीक्वेंस जो है फंक्शन का वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी होगा। ये भी हम देखते हैं कि ये हमेशा दुरुस्त नहीं होता। अच्छा अब सेकंड पॉइंट आपके बड़ा काम की चीज़ है, ठीक है। आपको एक उसने क्वेश्चन दिया है, कहता है जी कि आप चेक करके देखें कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो ये आपके बड़ा काम आएगा। अ सीक्वेंस विच इज़ नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर वो कभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल वही है जो अब आप पढ़ते थे, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, तो मुझे बताओ क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है? क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है यानी कि डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, देन वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस हो तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस। ऐसे है कि नहीं, कैलकुलस में आपने पढ़ा ना। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस, तो फिर तो आपने कहना है कि वही डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। इन दी सिमिलर हेयर, अगर एक फंक्शन सिरे से वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, जब वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहाँ से होगा? और ये बात, इसमें मुश्किल वाली बात कोई नहीं है। क्यों? फ़र्ज़ करें कि वो x1 के ऊपर किसी रियल नंबर को कन्वर्ज नहीं करता, वो इन्फिनिटी को कन्वर्ज करता है मिसाल के तौर पर, या उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, 2 से ज़्यादा लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। अब क्या होगा? x1 के ऊपर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। जब वो कन्वर्ज नहीं कर रहा तो फिर मैं ऐसे कैसे कहूँगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए तो और कंडीशन सख्त है कि भाई वो एक ही नंबर की तरफ कन्वर्ज करे। तो जब वो एक नंबर पर x1 पर कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर वो कहाँ से कन्वर्ज करेगा उसको? सही है। जब वो थोड़े से नंबरों के लिए कन्वर्ज कर रहा तो सब के लिए कहाँ से कन्वर्ज कर रहा है उसने? समझ आएगी कि नहीं? अच्छा अगली चीज़, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में याद रखें फंक्शन की, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जो यूनिफॉर्म लिमिट है वही उसकी पॉइंट वाइज लिमिट होती है। कैसे बोला? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में मैंने कहा है कि उसकी जो यूनिफॉर्म लिमिट है, दिस एल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लिमिट। यहाँ पर जो एल होगा, ठीक है, वो आपके पास एल यहाँ पर रियल नंबर तो नहीं होगा, खैर ठीक है, वो इस सीक्वेंस की जो लिमिट निकलेगी वो मैंने बताया था कि फंक्शन होगी, कोई फंक्शन होगी, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में इसकी जो लिमिट होगी, सही है, वो जो लिमिट है वही पॉइंट वाइज लिमिट है। x1 पर भी l को कन्वर्ज करके, x2 पर भी l को कन्वर्ज करके, x3 पर भी l को कन्वर्ज कर गया, तो सीक्वेंस की हर वैल्यू पर आपको कन्वर्जेंस मिल गई आपको, ठीक है। तो अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी है। अच्छा अगली चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अभी यूज़ भी करूँगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा है इफ़ पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। अब ये पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन क्या है, मैंने इसलिए कहा है कि लास्ट लेक्चर लाजमन देख लें आप पहले, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ लेंगे चीज़ों को तो आसानी हो जाएगी। अगर आपका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जो लिमिट हमने निकाली होगी, डैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट वाइज लिमिट। अगर आपका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो तो याद रखें ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर सकता। ये चंद एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताई। अब मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह गारंटी से आपको ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आपके पास मुख्तलिफ बुक्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा, इस वैरायटी से कहीं पर आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आपको बताऊँगा, मैंने मुख्तलिफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का मुख्तलिफ यहाँ पर आपके साथ तरीके शेयर करूँगा, ठीक है। मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि आप चीज़ों को रट्टा ना लगाया करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट। मैथमेटिक्स में अगर आपने कामयाब होना है, ठीक है, तो आपको
कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका कंसेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से मुख्तलिफ बताए हैं कि भाई इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऐसे 2-3 मेथड हैं, अभी आप चले देखते हैं। ले जी, पहला मैंने जो मेथड यहाँ पर रखा है, टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय यूजिंग पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। वो पेपर में नहीं लिख के देगा आपको कि आपने दिए हुए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को टेस्ट करना है जी पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। ये मैंने खुद कैटेगराइज किया उसको, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा उसने, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय यूजिंग पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, हमने चेक करना है कि ये बाय यूजिंग पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन मेथड से, ठीक है। मैं चेक कर लूँ ज़रा, मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, वीडियो आवाज़ नहीं रिकॉर्ड होती, तो मैं ज़रा देख लूँ। ले बेटा, पहली एग्जांपल इस मेथड से ये है, मैंने लिखा है कि जी टेस्ट फॉर दी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को टेस्ट करना है। जब आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, और एक्स आपका है क्लोज इंटरवल 0-1 से बिलोंग करता है। आपने इसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पहला तरीकाकार ये है कि डायरेक्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए नहीं चेक किया जा सकता, सही है। आपने सबसे पहले से चेक करना है कि क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। जब वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करेगा तो स्टेप प्रोसीजर उधर स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। मैंने लिखा फर्स्टली वी चेक वेदर इट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। इफ़ येस, अगर ये है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, देन वी फाइंड इट्स पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। तो फिर हम इसकी सबसे पहले पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन मालूम करेंगे कि जिसकी तरफ ये कन्वर्ज कर रहा है, यानी इसकी लिमिट मालूम करेंगे। सो हेयर, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल 0 से 1। वैसे ही मैं ये एग्जांपल अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की थी। लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ केसेस बना दिए। मेरा क्लोज इंटरवल है 0 से 1, 0 से 1। मैंने कहा जब आपका x 0 है, व्हेन x इज 0, देन आपका एफ ऑफ एन 0 किसके बराबर आएगा, 0 की पावर n, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसके बराबर है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n के बराबर। तो जब x के लिए यहाँ पर 0 पुट करोगे तो एफ एन 0 आ जाएगा 0 की पावर n, और 0 की पावर n के 0 के बराबर है। आगे मैंने लिखा सो एफ एन 0 0 को कन्वर्ज कर गया फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ठीक हो गई बात ये। और आगे मैंने लिखा जी कि व्हेन आपका x जो है 1 के बराबर है, जब आपका x 1 के बराबर होगा तो आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जवाब आएगा 1 की पावर n। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यहाँ पर x की पावर n के बराबर, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये आ गया 1 की पावर n। तो 1 की पावर n क्या होता है, 1 के बराबर। तो इसका मतलब आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, आप n कुछ भी पुट कर लेना, जब इसका आंसर 1 के इक्वल आ गया है, कांस्टेंट आ गया ना इसका आंसर, अब आप n कुछ भी पुट करते जाएं, आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसको कन्वर्ट करेगा, 1 को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, बार बार कह रहा हूँ पिछला लेक्चर। ठीक है, तीसरा केस, जब आपका x ना 0 है ना 1 है, 0 और 1 के दरमियान में है। अब देखिएगा मैंने लिखा एज वी नो डैट व्हेन आपका n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा देन फॉर ईच x बिलोंग टू 0 to 1 x की पावर n 0 को कन्वर्ट करेगी। इसको जरा समझिएगा, आपका x जो है वो 0 से 1 के दरमियान है। आप कोई भी नंबर यहाँ पर उठा के पुट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 1/2 ले लेते हैं, तो एफ एन 1/2 का आंसर आएगा 1/2 की पावर n, यानी x इज इक्वल टू 1/2 पुट करके आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन गया 1/2 की पावर n। दिस इज़ द रियल नंबर सीक्वेंस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँ, टेक कर लूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n, कोई रियल नंबर, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर an होता था, हम चेक करना चाहते थे कि ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, तो कैसे करते थे, हम उसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी लिमिट लेते थे। अगर तो उसका आंसर कोई फाइनाइट रियल नंबर l आता था तो हम कहते थे वो कन्वर्ज करता है, और अगर उसका आंसर फाइनाइट रियल नंबर नहीं आता तो वो डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर जो x की जगह 1/2 पुट करके ये आंसर बना है 1/2 की पावर n। आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं भाई, कोई भी, मैंने आपको समझाने के लिए 1/2 लिया है। तो 1/2 जब लिया तो ये बन गया 1/2 की पावर n। ये है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में हमने चेक करना है कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है। हमने टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली, ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या आंसर देगी आपको पता है, दिस अप्रोचेस टू 0। क्यों, इन्फिनिटी इज अ वेरी सफिशिएंट लार्ज नंबर। आप n की जगह यहाँ पर फर्ज करें 2 पुट करते हैं तो 1/2 का स्केयर क्या होता है, 1/2 का स्केयर आएगा 1/4, डैट इज इक्वल टू 0.25।
अगर आप n की जगह यहाँ पर 3 पुट करते हैं, आंसर आएगा 1/8 डैट इज इक्वल टू 0.125। आप जितना n बढ़ाते जाएंगे आंसर देखें छोटा होता जाएगा, और छोटा होकर किस नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो ये सिर्फ 1/2 के लिए नहीं है, हमारे पास जो भी जितने भी नंबर हैं जो कि 0 और 1 के दरमियान हैं, उनकी ये खूबी है, 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर हैं उनकी ये खूबी है कि आप उनकी जितनी बड़ी पावर लेते हैं आंसर उतना छोटा होता जाता है, और छोटा होकर किस नंबर की तरफ कन्वर्ज करता है, 0 की तरफ कन्वर्ज करता है। तो फिर मैंने लिखा है एज वी नो डैट व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी देन फॉर ईच x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से 1 x की पावर n 0 को कन्वर्ज करेगा। सो इन दिस केस आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन फिर कन्वर्ज कर गया, और किसकी तरफ कन्वर्ज कर गया, 0 की तरफ कन्वर्ज कर गया। आगे मैंने लिखा एज फॉर ईच पॉइंट x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1 आवर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिस कन्वर्जेस। सो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जन। आपने देखा क्लोज इंटरवल 0 से 1 था, 0 के ऊपर ये 0 को कन्वर्ज करता है, 1 के ऊपर 1 को कन्वर्ज करता है, 0 से 1 के दरमियान पर ये 0 को कन्वर्ज करता है। तो ये पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कन्वर्ज कर गया ना, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। आगे मैं यहाँ पर इसकी पॉइंट वाइज लिमिट मालूम करने लगा हूँ। फर्दर हेयर पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन, अब इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट निकलेगी वो क्या होगी, वो मैंने बताया कि एक फंक्शन होगी, और वो फंक्शन किस तरह का है, दिस इज द पीस वाइज फंक्शन। कैसे बनाया देखो ज़रा, जब x 1 है तो आंसर 1 के बराबर है, जब आपका x 0 और 1 के दरमियान था तो आंसर 0 और 1 के दरमियान क्या आंसर आया था, 0 था, और 0 पर भी क्या आंसर था, 0। तो फिर यहाँ पर 0 क्लोज करके 0 और 1 पर आंसर 0, और 0 जब क्लोज होगा तब भी आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो दिस इज़ योर पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात, अब हमने ये चेक करना है कि क्या जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कि नहीं है, वो चेक करें। अब उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन निकला है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जो लिमिट निकली है ये एफ ऑफ एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, इज दिस अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फैसला करके मुझे बताएं क्या ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 की लेफ्ट लिमिट इसकी 0 है और 1 के राइट के ऊपर आंसर 1 है इसके ऊपर। तो आपका फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास में अभी जो मैंने आपको बताया था नोट में, चौथा नोट था, अगर किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट निकाली जाए और वो जो लिमिट है पॉइंट वाइज लिमिट जो है अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो तो वो फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कभी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो यही बात मैं नीचे लिखने लगा हूँ, as here f of x is a discontinuous at x is equal to 1, so the sequence of function is not uniformly continuous over the closed interval 0 से 1। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालने के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करना पड़ेगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए पॉइंट वाइज लिमिट निकलना चाहिए। पॉइंट वाइज लिमिट निकल आएगी तो फिर हम देखेंगे कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, सही है। एक और एग्जांपल इसी से मिलती जुलती लेते हैं। वीडियो में अगर किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से हो तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, कभी कभी तो खैर लोग जब वीडियो के लिए लिखते हैं तो वीडियो को देखते साथ ही वैसे ही देखते हैं, यार ये 4-60 मिनट की वीडियो है, इसको क्या करना है देखकर, बड़ी लंबी वीडियो यार, वैसे छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब ओपन भी नहीं करते। ओपन करके देख लिया करें यार, शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज अ tan इनवर्स nx। अब मैंने यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया है वो tan इनवर्स x ले लिया है, tan इनवर्स nx लिया है, और आपके पास जो x है वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 नहीं लिया है। बिल्कुल पहले की तरह मैंने लिखा कि फर्स्टली वी चेक वेदर इट इज़ अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इफ़ यस देन वी फाइंड इट्स पॉइंट वाइज लिमिट। ये सारी बातें जो मैं पहले लिख चुका हूँ। अच्छा जी, हेयर यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह ही मैं यहाँ पर 2-3 केस बना लेता हूँ। मैंने लिखा कि जब आपका x 0 होगा तो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इस मरतबा क्या है, f of nx इज इक्वल टू tan इनवर्स nx, और x आपका जनाब मोहतरम बिलोंग कर रहा है 0 से 1 की तरफ। आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में यहाँ पर n की जगह 0 पुट करते हैं, यह आएगा tan इनवर्स n 0, n टू 0 0 हो गया, tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 0 0 होता है।
दिस इम्प्लाइज आपका ये जो फंक्शन है एट जीरो के ऊपर जीरो को कन्वर्ट कर गया, जब जीरो की तरफ कन्वर्ट कर गया, कोई भी आप एन रख लें, मिसाल के तौर पर f(1), f(2), f(3), f(4), सारे के सारे जीरो के ऊपर जीरो की तरफ कन्वर्ट कर गए हैं। तो जीरो के ऊपर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ट कर गया और उसकी लिमिट कितनी निकली? अभी जीरो निकली है। अच्छा, आगे यहाँ पर जब आपका x ज़ीरो के बराबर नहीं है, जब आपका x ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर क्या हो सकता है? ज़ीरो नहीं है, अदर देन ज़ीरो है, तो फिर मैंने लिखा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो आपका π/2 को कन्वर्ट करता है फॉर ऑल n बिलोंग टू n। वो कैसे कन्वर्ट करता है π/2 को? देखें, अब मैंने यहाँ पर x ज़ीरो नहीं लेना, कुछ भी ऐसा x लेता हूँ अदर देन ज़ीरो। फ़र्ज़ कर लें उसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं x इज़ इक्वल टू अदर देन ज़ीरो। मिसाल के तौर पर वो आपका x0 है, ठीक है, और दिस इज़ नॉट अदर देन ज़ीरो है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का आंसर x0 पर निकलेगा वो आ जाएगा tan इनवर्स n x0। x0 क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो ज़ीरो नहीं है। अब मैंने चेक करना है कि इसके ऊपर सीक्वेंस की लिमिट क्या निकलती है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब आप कोई रियल नंबर अपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने पुट किया है, पुट करने के बाद जो ये चीज़ बनती है ये एक रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। ये भी फ्रैंकली आपको ये लेक्चर नहीं समझ आएगा जब तक आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वाला लेक्चर मेरा नहीं देखेंगे। अगर आपको ये देखकर समझ नहीं आ रही तो समझ लें गैप है चीज़ों में, ठीक है, वो पहले देख लें, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये देखा हुआ पिछला लेक्चर। अब इसमें आपने चेक करना है कि ये कन्वर्ज करता है कि नहीं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn x0 इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n x0। आप यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, दिस विल बिकम tan इनवर्स इन्फिनिटी इंटू x0। x0 कोई रियल नंबर है जो कि 0 और 1 के दरमियान है, उसको जब आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे डैट विल बिकम आल्सो इन्फिनिटी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या है? π/2 है। यही मैंने लिखा है कि fn x π/2 को कन्वर्ट करेगा जब आप x 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ज़ीरो के लिए भी आपका सीक्वेंस कन्वर्ट कर गया, और ज़ीरो से हटकर कोई भी नंबर आप लें तो आंसर आपका क्या है? π/2 को कन्वर्ट करता है। एज फॉर ईच x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 आवर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन converges. So sequence is the point wise convergent. Further here point wise limit function of this sequence is. अब यहाँ पर जो point wise limit function निकलेगा वो क्या है? वो आपका फिर एक पीस वाइज फंक्शन बनेगा। कैसे? जब आपका x 0 के बराबर नहीं है तो आंसर 0 है, और जब आपका x 0 के बराबर है, सॉरी आंसर 0 है। जब x 0 के बराबर नहीं है, 0 से हटकर है, तो मतलब इस क्लोज ये आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल बनेगा। इस इंटरवल के ऊपर आपका आंसर π/2 है और 0 पर आंसर 0 है। अब अगली चीज़ चेक करके देखें क्या ये 0 के ऊपर आपके पास कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये 0 के ऊपर हमने क्यों चेक करना है, किसी और नंबर पर क्यों नहीं? भाई जो पीस वाइज फंक्शन होता है ना, पीस वाइज फंक्शन में आपने ये देखना होता है कि किस पॉइंट के ऊपर ब्रेक आई है। तो आप देखें ये जो ब्रेक है यहाँ पर भी 0 शामिल है और इधर भी 0 शामिल है, ठीक है, मतलब दोनों जगह पर 0 आपको नज़र आ रहा है। तो सिर्फ इसलिए इसी पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना होता है। पीस वाइज फंक्शन की ये क्वालिटी होती है कि इस पर चेक करना है आपने। तो 0 के लेफ्ट के ऊपर इसका आंसर तो जो निकलता है वो π/2 है, और 0 के ऊपर आंसर इसका 0 के बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट पर इसकी मतलब राइट लिमिट पर अगर आप 0 की राइट हैंड साइड पर लिमिट निकालें तो आंसर π/2 है, 0 से आगे आगे, और एग्जैक्टली 0 के ऊपर जो है वो फंक्शन का आंसर 0 है। तो फंक्शन आपका इसकी जो लिमिट है वो बराबर नहीं है इसके एक्चुअल आंसर के। कंटिन्यूटी की शराइत आपको पता है ना, फंक्शन की लिमिट किसी नंबर पर और फंक्शन का जो आंसर है, ठीक है, एग्जैक्ट सी के ऊपर वो बराबर होना चाहिए। एक फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन है या कोई भी है, उस फंक्शन को हम कहते हैं किसी x इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूस है, अगर उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू सी ये और f ऑफ c ये बराबर हों। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि f ऑफ 0 का आंसर तो निकलता है 0, और इसकी जो लिमिट का आंसर है लिमिट x अप्रोच टू 0 पर इस फंक्शन का जो आंसर है वो निकलता है π/2। अब ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे 0 के ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब इसका चूँकि ये जो लिमिट फंक्शन निकला है ये डिसकंटिन्यूस है, तो लिहाजा जनाब हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। सो द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। 2 एग्जांपल हमने ऐसी देखी जिनमें अभी तक आपको फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है उसको हमने चेक किया
पॉइंट वाइज लिमिट निकाल कर और पता चला कि भाई दोनों में फंक्शन आपका क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैं आपके सामने एक दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ। साफ़ कर लें इधर, आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ वीडियोस देख लें, इस तरह कैटेगराइज करके आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन इन आप देखेंगे कि आपको इनमें कंसेप्ट नज़र आएगा चीज़ों का। टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय यूजिंग डेफिनेशन। अब मैं यूनिफॉर्म जो कन्वर्जेंस है सीक्वेंस की, उसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊंगा। इसके मतलब समटाइम कह सकता है पेपर में आपको, ठीक है, कि भाई बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करें कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज है कि नहीं है। इसके ज़रिए टेस्ट कर दें। मैं ज़रा पानी वगैरह पी लूँ यार, गला खुशक हो गया है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं इसको। नहीं जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में मैंने लिखा है कि टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। एक्स आपका रियल नंबर है। पहला काम वही, मैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिख लूँ, ज़रा बार बार फिर ये इधर उधर हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जी एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ओवर 1 प्लस एन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स आपका रियल नंबर है। मैंने वही लिखा कि फर्स्टली वी चेक वेदर इट इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इफ़ येस देन वी फाइंड इट्स पॉइंट वाइज लिमिट। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, हर मरतबा ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उसका पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन मालूम करें पीस वाइज और वो पीस वाइज फंक्शन बने। ऊपर जो मैंने इंटरवल आपको लिखवाए हैं वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 सा था, 0 से 1 छोटा सा इंटरवल है। यहाँ पर मैंने पूरा रियल नंबर r ले लिया है। इस पूरे रियल नंबर r के ऊपर आपने चेक करना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है पहले, फिर उसके बाद चेक करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो जब ऐसा हो ना कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पूरी रियल नंबर r के ऊपर आ गया है, तो फिर उसकी टेक्निक वही है कि सिंपल जिस तरह सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम उसकी nth टर्म में n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेते हैं। यहाँ पर ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी दिस विल बिकम, आपने यहाँ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से n से डिवाइड कर देंगे तो ये x रह जाएगा उधर, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1/n, और यहाँ पर रह जाएगा आपका nx। अब आप जस्ट इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। ये x इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0, x ओवर इन्फिनिटी डैट इज़ 0। तो आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है किसको कन्वर्ज कर गया? 0 इज़ अ फाइनाइट नंबर। an अगर l को कन्वर्ज कर दे, जब आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करे और l एक रियल नंबर हो, तो हम क्या कहते हैं, ये जो सीक्वेंस है an कन्वर्जेंट है। तो सिमिलरली ये कन्वर्ज कर गया 0 को। सो एफ एन एक्स इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंस टू। अब यहाँ पर जो जिसको कन्वर्ज किया है उससे जो हम फंक्शन बनाएंगे डैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन। नेक्स्ट वी चेक वेदर एफ ऑफ एन एक्स इज अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ले जी, अब आपने चीज़ों को ध्यान से समझना है। अब चीज़ थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। अब मैंने ये चेक करना है इसको बाय डेफिनेशन, क्योंकि इसका पॉइंट वाइज कंटिन्यूस जो पॉइंट वाइज वो जो तरीकाकार था पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन, वो पीस वाइज नहीं निकला ना, ठीक है। तो वो मेथड तो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिखा है कि इफ़ एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा जो कि सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, सच डैट कि वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता होगा। दोबारा सुने, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अपने ज़हन में बिठाएं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर m मिले, सच डैट कि ये इनक्वालिटी सेटिस्फाइड होती हो। कब? जब आपका n जो है वो उस नेचुरल नंबर m से बड़ा या बराबर हो जाए, और फॉर ऑल x बिलोंग टू जो भी डोमेन होगी यहाँ पर।
अब मैंने यहाँ पर इस इनक्वालिटी में ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। मेरे पास ये पड़ी है इनक्वालिटी, यहाँ पर एफ एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, जो इसकी लिमिट निकली है वो आगे 0। मज़ीद इसको मैं लिख लूँगा, दिस विल बिकम 0 माइनस कर दिया, ख़त्म हो गया, एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर का एप्सलूट, दिस शुड बी लेस देन एप्सलॉन। मैंने अब ये दिखाना है कि ये एप्सलॉन से छोटा है अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो, ठीक है। और अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है ये इनक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर कोई ऐसा x ऐसा n तलाश कर लेता हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसा एप्सिलॉन तलाश करता हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से मैं प्रूव करूँगा कि ये इनक्वालिटी होल्ड नहीं करती, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। क्या करूँगा मैं, देखिएगा। मैंने कहा जी कि अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हम एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 ले लें, इफ़ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4, n और m बराबर ले लें। उसने कहा है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में ये जो इनक्वालिटी है ये होल्ड करती है कब, जब आपका n ग्रेटर दैन इक्वल टू m हो। तो n और m को ले लिया बराबर, और x मैंने लेट कर लिया 1/m के बराबर। अब आप कहेंगे कि ये आपको कैसे पता लग गया कि एप्सिलॉन यही लेना है, x यही तलाश करना है। आपको बड़े x ऐसे मिल जाएंगे जिनके लिए ये इनक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। आप एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर 1/3 रख लें, ठीक है, तब भी इनक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। यही x क्यों लिया है अभी आगे जाके आपको बताता हूँ मैं, देखते जाएं। सो 1 विल बिकम, 1 आपके पास क्या थी, 1 ये नीचे लिखी हुई है, 1 आपके पास सिर्फ इतनी थी, ये इसके ऊपर एप्सलूट लगा हुआ है ऐसा, और वो लेस देन लिखा हुआ है एप्सिलॉन के। यहाँ पर n की जगह m, x की जगह 1/m, और ये पुट कर दें। अच्छा, x कौन है, x एक रियल नंबर है, m कौन है, m एक नेचुरल नंबर है। अगर m एक नेचुरल नंबर है तो फिर 1/m करेंगे तो 1/m इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा एक बात का, यहाँ पर जो डोमेन है ना जिसके ऊपर आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती है। मैंने कहा है कि x जो है वो आपका रियल नंबर है, तो जब फिर आपने x चूज़ करना है ना, वो ऐसा चूज़ करना है कि वो इस डोमेन के अंदर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर तो खैर ये रियल नंबर है, तो m क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1/n एनी नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर x मेरा हो क्लोज इंटरवल 0 से 1, तो फिर ख्याल रखिएगा यहाँ पर आप जो सिलेक्शन होगी वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपका हर x इसी के अंदर आए, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड केस होगा कि x की वैल्यू ऐसी लेनी है कि भाई वो इसके अंदर ही आनी चाहिए, 0 से 1 के दरमियान ही, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं अब वैल्यूज़ पुट आउट करने लगा हूँ यहाँ पर। मैंने वैल्यू पुट की, n और m बराबर थे, x की जगह 1/m पुट कर लिया, 1 प्लस नीचे n का स्केयर है तो n की जगह m आ गया, m का स्केयर हो गया 1/m का स्केयर। इसको सोल्व करें, m से कैंसिल हो जाएगा, m का स्केयर m स्केयर से कट जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर रह जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1/2। अब 1/2, और हमने क्या दिखाना था कि ये पुट करने के बाद इसका आंसर एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, और एप्सिलॉन क्या है, 1/4 है। लेकिन 1/4 तो होता है 0.25, और इसका आंसर सोल्व करने के बाद आया 0.5, तो 0.5 भाई 0.25 से छोटा तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ऐसा x तलाश कर लिया है, ऐसा n तलाश कर लिया है, और ऐसा एप्सिलॉन तलाश कर लिया है जिसके लिए आपकी जो इनक्वालिटी ये थी वो सेटिस्फाइड नहीं होती, ठीक है। तो फिर क्या कहना चाहिए, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यही मैंने लिखा है, एज फॉर चॉइस ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 एंड n इज इक्वल टू m and x is equal to 1/m is not satisfied, hence the given sequence of function is not uniformly convergent. Next example, test for the uniform convergence, इसको भी हमने by definition ही करना है। इंटरवल मेरा 0 से इन्फिनिटी है और 0 शामिल है। पहले वही काम कि इसको हम चेक करेंगे क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। फर्स्टली वी चेक whether it is a point wise convergent. If yes, then we find its point wise limit function. So here अब यहाँ पर
इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो मैं, चूँकि यहाँ पर भी इंटरवल आपका 0 से इन्फिनिटी लार्जर इंटरवल है, वही तरीकाकार इस्तेमाल करूँगा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। वैसे यहाँ पर ना एक और चीज़ भी आपको बताऊँ मैं, कि जहाँ पर आप याद रखें आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ना रैशनल की शक्ल में हो, ठीक है, वहाँ पर मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि आप उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए ना बाय टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करें, वो बेहतर रहता है, ठीक है। तो बाय टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन ओवर एक्स प्लस एन ये पुट कर दिया, तो एक्स ओवर इन्फिनिटी तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 1 ओवर डेट इज़ 1। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट मिल गई आपको, डेट इज़ 1। आपका सीक्वेंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया है, और कन्वर्ज किसको कर रहा है, 1 को कर रहा है। ओ यार रुक जा इधर, सो इफ़, अच्छा अगली चीज़ अब वो हमने चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। फिर मैंने वही बातें लिखी कि अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर इज़ अ नेचुरल नंबर m ओनली डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच डैट कि वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता होगा जब आपका n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। लो जी अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने एफ एन एक्स की जगह ये इसकी लिमिट पुट, इसका आंसर पुट किया, एफ ऑफ एक्स जो लिमिट निकली है 1 पुट कर दिया, इसका आप एलसीएम ले लें, सोल्व करें, आंसर आएगा x ओवर x प्लस एन। एब्सोल्यूट इसके ऊपर से हटा दिया, क्यों हटा दिया भाई, पहले नहीं हटाया था, अब हटा दिया। क्यों हटाया, इसलिए हटा दिया है कि आपका x जो है वो इस मरतबा 0 से इन्फिनिटी के दरमियान है, मतलब आपका x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो आपका x पहले ही नॉन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव तो नहीं है। एब्सोल्यूट का मकसद तो इसलिए होता है कि अगर अंदर वाली चीज़ नेगेटिव हो तो फिर एहतियातन लगा के रखते हैं। तो खैर यहाँ पर एब्सोल्यूट मैंने हटा दिया। आगे मैंने लिखा है, बात गौर से देखिएगा, मैंने लिखा है दिस, इसका आंसर आया है ये हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है, जब आपका n जो है वो इससे बड़ा हो। दूसरे अल्फाज में देखें, हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में दिखाना होता है ना कि ये आंसर एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये इनक्वालिटी 1 कब होल्ड करती है, किस n के लिए होल्ड करती है, वो n निकालें सबसे पहले। यहाँ पर पहले जो मैंने काम किया वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर देखें आपके पास जो चीज़ बनी थी ना वो ये थी। यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि बताएं कौन सा n ऐसा है जिसके लिए इनक्वालिटी होल्ड करती है, तो n यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने चॉइस ली, नंबर उठाए अपनी मर्ज़ी से, भाई अगर x ऐसा रख लो, n और m बराबर कर लो, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 रख लो, ठीक है, तो फिर ये देखा कि वो इनक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी x की कोई वैल्यूज पुट कर लें, n और n को तलाश कर लें, उधर एप्सिलॉन को ऐसा तलाश कर लें और उसको दिखा दें कि भाई ये इससे लेस नहीं आता, लिहाजा ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती, लिहाजा यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं है। कर सकते हो ऐसे। और वहाँ पर अगर आप n को यहाँ सॉल्व कर सकते तो वो भी कर लें। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी पहले वाली जो एग्जाम्पल है उसके तरीके से ही कि यहाँ पर x और n मिलेंगे आपको। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जर्नली हमने कैसे करना है, मैंने कहा कि दिस इनक्वालिटी 1 होल्ड फॉर ऑल n ग्रेटर देन दिस, अगर आपका n इससे बड़ा होगा। अब ये मैंने निकाला कैसे, आपको पता है, ये वहाँ से निकाला है, ये लिखा है x ओवर x प्लस एन लेस देन है एप्सिलॉन से। मैं कहता हूँ यहाँ से इस इनक्वालिटी को जरा n के लिए सोल्व करना है आपने, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन x प्लस n टाइम एप्सिलॉन। आपने n की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट कर दें, x माइनस एप्सिलॉन x लेस देन आ जाएगा n एप्सिलॉन से, यहाँ से x कॉमन निकाल लें, दिस विल बिकम 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन n एप्सिलॉन, और यहाँ से एप्सिलॉन को इधर आगे नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन लेस देन n। और हम इसको लिख सकते हैं योर n शुड बी ग्रेटर देन x इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस 1। जब भी आप x n इससे बड़ा लेंगे तो ये इससे छोटा आएगा। नहीं समझे भाई, जाहिर सी बात है वो एप्सिलॉन से छोटा ही आना है, मैंने इसी को सोल्व करके तो n निकाला है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब अगली बात, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए ये होता है कि ये सारा आंसर एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब बात को जरा गौर से समझना आपने, जब आपका n बड़ा हो या बराबर हो m से, मैंने लिखा जी कि अगर n ऐसा हो, इससे बड़ा हो, तो ये हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आएगा। सही है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अब अगली चीज़, ये m किस तरह का होना चाहिए, m किस तरह का होना चाहिए। आप कहें कि सर इसको m लेट कर लेते हैं, इसी को m लेट कर लेते हैं,
इसी को हम m लेट कर लेते हैं। नहीं, इसको m नहीं लेट कर सकते ना। उसकी वजह क्या है? देखो, मैंने कहा कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू m मुझे चाहिए। आपने कहा जी n इससे बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब इसके साथ कंपेयर करें तो इधर वाली साइड आपकी m आ गई, तो आप m इसको लेट कर लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ m ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि m एक नेचुरल नंबर है और ये जो साइड है ये नेचुरल नंबर नहीं है। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 1 ओवर पॉजिटिव रियल नंबर करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे। x के मतलब हमें पता है कि वो 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। तो भाई ये नंबर इधर वाली साइड m नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो आपका नेचुरल नंबर नहीं बनता। तो फिर m किस तरह का होना चाहिए पता है आपको? मैंने कहा n होना इससे बड़ा चाहिए। इससे बड़ा, फिर n को किससे बड़ा दिखाना होता है हमने? m से बड़ा होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको m किस तरह का होना चाहिए। इसको m नहीं ले सकते, लेकिन इससे मुझे आइडिया ज़रूर मिल गया कि m होना किस तरह का चाहिए। देखना ज़रा, m ये होना चाहिए मेरे पास। लेट m इज इक्वल टू ब्रैकेट x, वही जो मैंने निकाला है, x इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन ब्रैकेट प्लस 1। अब क्या किया मैंने आपको पता है? मैंने इस नंबर को नेचुरल नंबर बनाने के लिए इसका ब्रैकेट फंक्शन ले लिया, इसकी ब्रैकेट वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। देखो क्या होगा, इसका आंसर कोई ना कोई पॉइंट भी आएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ब्रैकेट वैल्यू फंक्शन करता क्या है कि जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं उनको क्या करता है? इंटीजर में बदल देता है, इंटीजर्स में बदल देता है कि नहीं है? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर मैंने ले लिया इसका ब्रैकेट फंक्शन, तो ये आपके पास अगर पॉइंट में भी आएगा, जैसे भी आएगा, ये इसको इंटीजर में बदल देगा। ठीक है, और अगली बात, अब आप कहेंगे कि ये 1 क्यों आपने ऐड कर लिया है? 1 क्यों ऐड किया है? आपका n m से बड़ा या कम से कम उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब m किस तरह का लेना है? आप कहें कि जब मैंने सिर्फ इतने हिस्से पर ब्रैकेट वैल्यू ली है, सही है, तो ये एक नेचुरल नंबर बन गया है। और ये वाला नेचुरल नंबर कौन सा है? जो n के अंदर आ रहा है, यहाँ पर n के हिस्से में +1। अब मतलब छोड़ दें सारी बातों, अगर आप यहाँ पर x 0 पुट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में आपका m 0 निकल आएगा। अब 0 कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पर 1 को लाजमन जो है ना प्लस करना है। ठीक है, आपने m से बड़ा या बराबर लेना है, तो फिर आपके पास ये हिस्से की इसकी ब्रैकेट वैल्यू निकाल कर उसमें 1 मैंने प्लस कर लिया। ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट नंबर आपके पास निकल आएगा m। सही है, बात समझाइए। आप कहें 2 क्यों नहीं किया? भाई 2 नहीं कर सकते ना, m नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में हर 2 नेचुरल नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का डिफरेंस है। सही है, इसलिए +1 किया है। और ब्रैकेट वैल्यू क्यों लिया वो आपको समझ आ गई है कि आपका जो यहाँ पर n निकला है वो रियल नंबर बन सकता है, नेचुरल नहीं बनता। ब्रैकेट वैल्यू लगाने से वो रियल इंटीजर बन जाएगा। आगे अब अगली बात, वेयर दिस शोज डैट, मतलब इसकी ब्रैकेट वैल्यू मैंने बताया कि ये तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, कि ब्रैकेट वैल्यू क्या शो कर रही है? ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन को। लेकिन अगली जो इंपॉर्टेंट, एज आवर m डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन एंड x, लेकिन हमने जो m तलाश किया भी है तो वो आपके पास 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। उसमें आप देखें, आपका x भी आ रहा है और आपका एप्सिलॉन भी आ रहा है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ना x नहीं आना चाहिए उसमें। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में मैंने बताया आपका जो n है, m जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करना चाहिए। आपको m मिल ज़रूर गया था, लेकिन चूँकि वो आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं करता। दिस शोज दैट आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इज नॉट अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ दिस। हाँ, अब अगली बात, ये जो हमने सारा काम किया कि ऐसा x लेना चाहिए, ये सारा करना चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है, यार ये बहुत चीज़ मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ कि आप फिर ऐसे कर लें, जिस तरह अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में इसमें किया था। आप एप्सिलॉन उठाएं कोई भी, इफ़ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1, कोई भी उठा लें पॉजिटिव, n की कीमत 10 रखें, x आप 2 निकाल लेंगे, सो 1 विल बिकम। अब आप कहेंगे कि यार ये 2 कहाँ से आ गया, एप्सिलॉन और n कहाँ से आ गया? आप 2 चीज़ें तलाश करेंगे, एक एप्सिलॉन रख लें, एक n तलाश कर लें, और x मैं बताता हूँ कहाँ से निकालना है आपने। आप ये सारी चीज़ें उठाकर अपनी इनक्वालिटी में पुट करें। आपकी इनक्वालिटी क्या निकली हुई है ऊपर? आपकी इनक्वालिटी निकली थी x ओवर x प्लस n, ये लेस देन आनी चाहिए एप्सिलॉन से। ठीक है,
तो अब मैंने इसको दिखाना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। मैंने कहा अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख लें, x2 आ गया, n यहाँ पर 10 रख लें, इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 10 नीचे 12 बन जाएगा, आंसर कर दिया, ये 1/6 हो गया। उधर मैंने इसको दिखाना है एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। एप्सिलॉन की कीमत है 1/0.1, 0.1 को लिख सकता हूँ 1/10। अब मुझे बताओ 1/10 बड़ा होता है या 1/6 बड़ा होता है? 1 को 10 हिस्सों में डिवाइड करो, एक तरफ 1 को 6 में डिवाइड करो, तो 1/6 छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। दिस इज नॉट लेस देन 1/10, मतलब एप्सिलॉन से छोटा नहीं आया, बिल्कुल जैसे ऊपर 1/4 से छोटा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो सेकंड मेथड आपका ये है, लेकिन ये जो मेथड है मतलब कोई बड़ा जेन्युइन, बड़ा टेस्टफुल मेथड नहीं है। इसमें आपने चंद एक वैल्यूज उठाकर पुट करके कह दिया भाई कन्वर्जन नहीं है, चल जाएगा ये काम इस तरह भी। आगे मैंने लिखा एज फॉर चॉइस ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/10 और n इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2 के लिए ये इनक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होती। हैंस द गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। हाँ, अब आप के जहन में जो आ रहा था कि मैंने यहाँ पर x कैसे तलाश कर लिया, n और एप्सिलॉन आपने अपनी मर्जी से रख लिया, रह गया x। तो भाई ये जो हमारे पास ये नहीं है सारा, ये इनक्वालिटी जो थी यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल लिया और वो x की वैल्यू ये निकलेगी आपके पास इन टर्म ऑफ ये, यहाँ पर x किस पर डिपेंड कर रहा है, n और एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन उठाओ अपनी मर्जी का, n उठाओ अपनी मर्जी का, x निकालो, फिर उसमें पुट करके दिखाओ उसको कि भाई ये देखो इस x के लिए, इस n के लिए, इस एप्सिलॉन के लिए इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, लिहाजा आपकी इनक्वालिटी जो है सेटिस्फाइड नहीं होती, सीक्वेंस आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर रखी हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहते हैं यार इतनी लंबी वीडियो बन गई है, सही है, चलें खैर, आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप देख लीजिएगा मुकम्मल, नहीं अच्छी लगती तो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट जनाब मोहतरम आपके पास जो है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, मैंने लिखा जी कि टेस्ट फॉर दी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इफ़ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया हुआ है sin nx ओवर n और x आपका r है। वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल है जी। फर्स्टली हमें इसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है, फिर इसकी पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन निकालना है। तरीकाकार वही है, मैंने टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड ले लिया, सही है। तो आगे यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, काम चल जाएगा। कैसे? इस तरह आप ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, वो आएगा साइन इन्फिनिटी इंटू एक्स ओवर इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी बन जाएगा आपके पास ऊपर, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर मैंने ये वाला मेथड इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि x चूँकि आपका रियल नंबर है, x आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पर ये किसी के जहन में, स्टूडेंट के जहन में ये बात आ सकती है कि जनाब अगर हम इस तरह करते हैं, ये बनेगा साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी के मतलब हम कहते हैं कि जी दिस इज सम रियल नंबर बिटवीन सम रियल नंबर बिटवीन -1 + 1, -1 एंड +1, नीचे आ गया इन्फिनिटी। अब ये कोई रियल नंबर होगा -1 और +1 के दरमियान, कोई भी हो सकता है। जब उसको इन्फिनिटी पर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0। आमतौर पर हम ऐसे करते हैं, लेकिन किसी के दिन में ये बात आ सकती है अगर x फर्द करें यहाँ पर 0 हो तो दिस विल बिकम 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ से ज़रा बचने के लिए मैंने क्या किया, किसी का ये वाला जहन में बात ना है, मैंने इसको इस तरफ ले आया हूँ। मैंने लिखा जी कि हम जानते हैं कि आपका साइन फंक्शन जो है वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान होता है। यहाँ -1 और इधर 1 आना था, वो नीचे शिफ्ट हो गया। अब ये -1 और +1 के दरमियान है, अब मैंने क्या किया जी कि हर साइड को n से डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, n से डिवाइड, और n एक नेचुरल नंबर है, 0 नहीं है, इसलिए आप डिवाइड कर सकते हैं उसमें। बाय सैनविक थ्योरम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट 0 आ गई। सैनविक थ्योरम क्या कहता था? सैनविक थ्योरम ये कहता है मैंने जब इस तरह डिवाइड कर दिया, नाउ टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इन ईच पार्ट, हर पार्ट पर आप इन्फिनिटी अप्लाई कर दें लिमिट, इधर अप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, इधर अप्लाई करेंगे 0 आएगा। सैनविक थ्योरम ये कहता है अगर हमारे पास फंक्शन f(x) जो है वो बड़ा है g(x) से और छोटा है h(x) से अपनी डोमेन में, ठीक है, और आपने इन पर लिमिट अप्लाई कर दी है, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी a b c जो भी है, इधर भी अप्लाई की और इधर भी अप्लाई की।
इसका आंसर भी लिमिट एल के बराबर आ गया, इसका आंसर भी लिमिट एल के बराबर आ गया, तो लिहाजा दरमियान वाले फंक्शन जो है उसकी लिमिट का भी आंसर एल के बराबर आएगा। तीन में से कोई से दो फंक्शन का लिमिट का आंसर सेम हो तो तीसरे का वही होता है। दिस इज द सैनविक थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम आल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो लिहाजा लेफ्ट साइड का आंसर भी जीरो है, राइट का आंसर भी जीरो है, तो दरमियान वाले फंक्शन का आंसर, सीक्वेंस फंक्शन का आंसर भी जीरो आएगा। तो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो जीरो को कन्वर्ट कर गया। नेक्स्ट वी शो डैट या चेक कि क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्ट करता है कि नहीं करता। अब चूंकि हम इसे कर रहे हैं बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन वही फॉर्मेलिटी कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्मली कन्वर्जन होगा अगर आपको हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा सच डैट कि वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है और वो येस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता होगा, यानी ये वाली को। लो जी, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। एफ एन एक्स आ गया साइन एन एक्स ओवर एन, फंक्शन का लिमिट निकलती है जीरो के बराबर, ये बन गया साइन एन एक्स ओवर एन। अच्छा, ये आ गया साइन एन एक्स ओवर एन। अब ये आप जैसे ऊपर अभी हम देख के आए हैं कि साइन फंक्शन जो है वो हमेशा 1 ओवर एन से स्मॉलर है, तो मैंने लिखा दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1 ओवर एन, ठीक है। और आगे मैंने क्या किया है, एंड दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। मैंने क्या दिखाना है, असल में इस सारे को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तो मैंने भाई इसी को एप्सिलॉन मान लिया 1 ओवर एन को। मैंने कहा ये लेस देन इक्वल है 1 ओवर एन से। आगे मैंने कहा कि ये छोटा है एप्सिलॉन से। ये एप्सिलॉन से कब छोटा होगा, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये इनक्वालिटी कब सेटिस्फाइड करेगी, ऐसा एन क्या ले लिया जाए। सारी सी बात है, एन यहाँ से निकाल लें आप, 1 ओवर एन एप्सिलॉन से छोटा है। मैंने दिखाना है कि ये सारा एप्सिलॉन से छोटा है, तो मुझे एक एन चाहिए, एन चाहिए। तो ये मैंने मान लिया कि ये एप्सिलॉन से छोटा मान लिया मैंने। ये कब सेटिस्फाइड होगा, किस एन के लिए, इसी एन के लिए ना। और इसको लिख सकते हैं एन ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन। जब आपका एन 1 ओवर एप्सिलॉन से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं। इसको दिखाना है एप्सिलॉन से छोटा और एन चाहिए मुझे, ये एन मिलता है। लेकिन अगली चीज़, वो एन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा जब आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा। लेकिन एम पर कंडीशन है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब अगली बात, मैं एम चाहता हूँ, क्या मैं एम इसको रख सकता हूँ 1 ओवर एप्सिलॉन को? पहले वाली बात है, दोबारा नहीं रख सकता। एप्सिलॉन आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, 1 ओवर एप्सिलॉन ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो। मिसाल के तौर पर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 3/2 हो, 3 और 2, तो क्या 1 ओवर एप्सिलॉन जो कि 2 ओवर 3 है, ये नेचुरल नंबर है? मैं इसको नेचुरल नंबर नहीं ले सकता। फिर किसको लूँगा? लेट एम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन की ब्रैकेट वैल्यू को, ये इतने हिस्से की ब्रैकेट वैल्यू को लेकर फिर +1 किया, क्योंकि मुझे एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम चाहिए, ठीक है। और एम जो है वो मैंने रखा है, एम किस तरह रख रहा हूँ, +1 इस तरह करके। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, अब ये +1 करने की क्या वजह? अच्छा चलें, अब आप मेरे ख्याल है पहले भी समझनी है होगी। अगर मेरे पास 1 ओवर एप्सिलॉन 2/3 है, मैं कहता हूँ कि इसकी ब्रैकेट वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू 2/3 की ब्रैकेट वैल्यू क्या निकलती है? 0.67। 0.67 का ब्रैकेट वैल्यू निकलती है 0। तो क्या मैं इसको m रख सकता हूँ? m कौन है? नेचुरल नंबर है। क्या ये 0 नेचुरल नंबर है भाई? नहीं ना है। तो फिर किस तरह का m होना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए? 1 ऐड करना चाहिए। आप समझ आ गई कि नहीं? ये वजह है, इसमें 1 ऐड करना ही करना है आपने, सही है। तो अब अगली बात, एज आवर एम। अब देखो ज़रा, क्या इसमें आपको कोई एक्स नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। एज आवर एम जस्ट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, सो द गिवन फंक्शन इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। हमारा ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। लें जी, लेक्चर का लास्ट पार्ट, हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को 2 तरीक़ों से देख लिया है, बाय डेफिनेशन और बाय पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी से। मैंने लिखा इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू वेरीफाई डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन वेदर और नॉट अ सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ सिंपल क्राइटेरिया विच गारंटी दैट द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। यानी कि मैं अब आपको एक थ्योरम असल में बताना चाह रहा हूँ, एक मेथड बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाय डेफिनेशन आपने देखा है कि काफ़ी टफ होता है ये काम, ठीक है।
चेक करना कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। अब मैं आपको जो मेथड बताने लगा हूँ डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करें, बात ख़त्म, ठीक है। इस थ्योरम को आपने समझना है, इसमें सिर्फ आपको डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए। डेरिवेटिव तो निकालने आता है ना आपको भाई, ठीक है। ये थ्योरम इस्तेमाल करने के बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। पानी पी लूँ ज़रा। लें जी बेटा, थ्योरम आपके पास कुछ इस तरह है। मैंने लिखा है जी कि सपोज दैट a sequence of function f n x and its limit f of x are continuous over the closed interval I a to b। पहली बात, ये थ्योरम आपका तब इस्तेमाल हो सकता है जब आपके पास आपका दिया हुआ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और इसकी जो लिमिट निकलती है पॉइंट वाइज लिमिट, वो दोनों उस क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होनी चाहिए जो इसकी डोमेन है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसा है जो उसके ऊपर कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर आपके पास ये थ्योरम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देन दी सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ एक्स को यूनिफॉर्मली ऑन आई इफ़ एंड ओनली इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट। ये वही है ना, ये वही चीज़ है ना जो अभी डेफिनेशन में आपने देखा था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसका नाम मैंने एप्सिलॉन एन रख लिया है, ये ज़ीरो को कन्वर्ज करें। अब हमने करना क्या होगा, ये थ्योरम ये कहता है कि हमारा एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, अगर वो और इसकी लिमिट जो है वो कंटिन्यूस है देन उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जन कहेंगे। अगर ये हम कैलकुलेट किया करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका नाम एप्सिलॉन एन रख लिया है, आप ना एप्सिलॉन एन रखें, बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो को कन्वर्ज करती है देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। बस इतनी सी बात है। तो टेस्ट ऑफ हमारा लास्ट सेगमेंट है टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय यूजिंग थ्योरम। कोई नई एग्जांपल नहीं ली, दोबारा फिर वही जो एग्जांपल अभी हमने ऊपर की हैं उन्हीं में से कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि भाई उसको हमने बाय डेफिनेशन किया था और यहाँ पर हम इसे थ्योरम की मदद से करेंगे। हाँ एक चीज़ है, अगर ये पेपर में आती है ना और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो फिर अगर ये थ्योरम आपने इस्तेमाल करना है तो पहले इस थ्योरम का लिखना है आपने कि वी नो डैट द थ्योरम विच स्टेटेड एज, ठीक है। उस थ्योरम की स्टेटमेंट आपने लिख देनी जो भी है। देन या बाय यूजिंग द थ्योरम विच सेज डैट। तो मैं अब थ्योरम की वजह से इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखना चाहता हूँ, कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। मैंने यहाँ पर ऊपर अभी हमने तलाश कर लिया है कि इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की मैं दोबारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिख लेता हूँ। एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ओवर वन प्लस एन का स्केयर एक्स स्केयर, और आपका x जो है वो एक रियल नंबर है। हमने इसकी जो लिमिट मालूम की थी ऊपर अभी पॉइंट वाइज लिमिट, वो फंक्शन आपने देखा था ज़ीरो आया था बाय टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी से। आगे ये वाला हिस्सा निकाल रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट दिस इज एप्सिलॉन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस। यहाँ पर अब मैंने पुट कर दी वैल्यूज़, चूँकि आपका एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, बाकी ये सारी चीज़ रह गई। इट मीन्स मुझे एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, सेकेंड ईयर वाला मेथड जो है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव टेक्निक, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट विल बी यूज्ड हियर। फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया, ये मेरे पास फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, यू ओवर वी फार्मूला, क्वेश्चन रूल से ये आज का फर्स्ट डेरिवेटिव आता है। अब ज़ाहिर सी बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैं, उनके लिए क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत है। तो क्रिटिकल पॉइंट आप जानते हैं या ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका फंक्शन जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है या वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आई होप कि आपको क्रिटिकल पॉइंट की याद होगा आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया, एफ एन डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट किया, ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू निकलेंगी प्लस माइनस वन ओवर एन। भाई जब इसको जीरो पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर सारा ख़त्म हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ सारी जीरो के इक्वल आ जाएगी। ये जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे एफ एन एक्स को, तो ये सारा रह जाएगा आपके पास इस तरह, वन माइनस एन का स्केयर एक्स स्केयर, डिनोमिनेटर ये सारा आ जाएगा वन प्लस एन का स्केयर एक्स का स्केयर होल स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो के इक्वल है कब, जब ऊपर वाली चीज़ ज़ीरो हो गई या ये उधर जाकर ख़त्म हो जाएगा, एन स्केयर एक्स स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये सारा हिस्सा ज़ीरो को इक्वल आ जाएगा
और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ±1/n बाय टेकिंग अंडर रूट। अच्छा, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब आगे यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके जहन में होना चाहिए, नहीं जहन में है तो चलो मैं बता देता हूँ, शायद आपको भूल गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में हम कहते हैं कि एक स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास अगर x = c है, हम कहते हैं कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये मैक्सिमम होगा जब आपका x c है देन, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है c के ऊपर f' ये >0 होना चाहिए। और जब आपका x c है देन आपका डेरिवेटिव जो है वो <0 होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में ये जो पॉइंट c है ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये मैक्सिमम है आपके पास अगर ये कंडीशन है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप, मतलब ये देखें ना, अगर ये साइन ऑपोजिट हो, इधर <c है तो इधर ग्रेटर है, अगर c है तो c है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सही है। ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आप मेरे सेकंड ईयर के लेक्चर जो है उनको देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा का वहाँ पर लिखा सारा। और अगर ये काम उल्टा है कि x c है और आपका फंक्शन का पहला डेरिवेटिव भी <0 है, और जब x c है तो आपका फंक्शन का पहला डेरिवेटिव <0, यानी ये साइन सेम है, तो ऐसी सूरत में x = c जो होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, जब आपका x 1 से लेस देन होगा, 1/n से लेस देन होगा। कैसे 1/n से लेस देन, कौन सा नंबर लेंगे आप भाई? 1/n से लेस देन कैसा नंबर लेंगे आप? 1/n से लेस देन ये है, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 1/2n ले लें। ये 1/2n बड़ा है या 1/n बड़ा है? 1/2n छोटा है, ठीक है। तो 1/n से लेस देन लेंगे और फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में आप यहाँ पर पुट करके देखेंगे ये इस हिस्से में, तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह जब आप x 1/n से बड़ा लेंगे, अब बड़ा कैसे लेना है, इसको डबल कर दें, 2/n कर लें, तो आपका फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आएगा <0, ठीक है। वेयर एज मैंने लिखा कि जो नेगेटिव वाला आपका केस है x = -1/n वाला, इसमें आपके पास इस केस में आपके पास, मतलब ये दूसरे अल्फाज में ये वाला सिंपल सी बात है, मैं आगे जाकर मुख्तसर लिख रहा हूँ कि ये वाला जो आपके पास है ना x = 1/n वाला, इस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है मिनिमम -1/n। तो हमें मिनिमम वाला तो नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। इस क्वेश्चन में जो कि मैंने अपनी डोमेन रखी थी रियल नंबर की, ये है। जब रियल नंबर है तो रियल में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर तो आपने ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करने ही करने हैं, ठीक है। और दोनों पर आपने चेक करना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। लेकिन फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं x ऐसे रखता हूँ, x > 0, ठीक है। तो अब जो कि आपकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फिर पॉजिटिव रियल नंबर में फिर ये जो -1/n वाला काम है ना, इसको आपने वैसे ही निगलेक्ट कर देना है। ये निकलेगा ज़रूर, ये पॉइंट निकलते हैं, लेकिन आप कहेंगे बिकॉज आवर डोमेन बिकॉज आवर x > > 0 या खाली = 0 > 0 है, सो नेगलेक्ट दिस, ये नेगलेक्ट है। क्योंकि n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होते ही पॉजिटिव है, तो कोई भी n पुट करोगे ये -1/n आंसर, आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, सही है। सम टाइम ये भी चीज़ें हो जाती हैं मसला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगला काम करना क्या है, मुझे ये पता लग गया कि x = 1/n जो है वो क्या है, x = 1/n एक मैक्सिमम जो है वो पॉइंट निकला है। अब इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर निकालना है मैंने, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास ये है सारा, इसके अंदर आप यहाँ पर आप x की जगह 1/n पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1/n पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1x² 1/n²। अब आपको याद है मैंने उस एग्जांपल में वहाँ पर लिया था n = 1/m, सॉरी x = 1/m, याद आया कि नहीं है आपको? वो इस तरह निकाला हुआ उसने, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट आपके पास, ये क्रिटिकल पॉइंट भी एक डोमेन का ही पॉइंट होता ना, ठीक है। तो ये रोला है सारा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाहिर सी बात है स्टूडेंट को तो ऐसा नहीं समझ आता जल्दी, तो इन चीज़ों के लिए बड़ा डीपली स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल आई वो 1/2 के इक्वल निकल आई। अब ये जो 1/2 है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, हमें करना क्या था, सबसे पहले हमने इस चीज़ का आंसर निकालना था f(n)x - f(x) का,
ठीक है, इसका आंसर निकाला, उसका आंसर निकलने के बाद वो सिर्फ ये रह गया, और मैंने दिखाना था कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, और उसका नाम एप्सिलॉन एन था। इस हिस्से को मैक्सिमम दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकला, क्रिटिकल पॉइंट को पर फंक्शन को चेक किया, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ गई इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा एप्सिलॉन एन आ गया। दिस इज एप्सिलॉन एन मैक्सिमम ऑफ विच इज इक्वल टू 1/2। क्या ये ज़ीरो को कन्वर्ट करता है? उसने कहा था थ्योरम में कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो को कन्वर्ट करे, अगर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है, देन आपका सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या कहना चाहिए, हमारा जो गिवन सीक्वेंस है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड दी लास्ट एग्जांपल। आप भी कहेंगे यार पकड़ के बैठ गए, इतना लेंथी होगा लेक्चर। अभी हमने किया साइन एन एक्स ओवर एन, क्या था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट था। यहाँ से भी चेक करते हैं करता है कि नहीं करता यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सबसे पहले लेट वही मैंने कर लिया कि ये एप्सिलॉन एन बराबर है मैक्सिमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स इसकी लिमिट हमने पॉइंट वाइज लिमिट निकाली थी साइन एन एक्स ओवर एन की, वो जीरो थी, उसकी जगह जीरो पुट कर दिया, ये मैक्सिमम दिस आ गया। अब इस सीक्वेंस का मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एन एक्स का मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव लिया साइन एन एक्स ओवर एन, फंक्शन है मेरे पास साइन एन एक्स ओवर एन, फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल लें। साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉज एन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव आ गया एन ओवर एन, कट गया, बाकी कॉज एन एक्स रह गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने फंक्शन के पहले डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दिया, जीरो के इक्वल पुट किया, कॉज एन एक्स को जीरो के इक्वल आ गया। एन एक्स दोनों तरफ कॉज इनवर्स ले लिया, तो एन एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स जीरो आ गया। कॉज जीरो पाई बाय टू पर होता है, ठीक है, कॉज इनवर्स जीरो लें, कॉज पाई बाय टू जीरो होता है, कॉज जीरो पाई बाय टू आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाय टू एन, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, फर्दर मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड भी। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है। अब आपने फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव ले लिया, ये फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकला था हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉज एन एक्स। इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एन एक्स का, माइनस साइन एन एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव एन आ गया। ठीक है, अब इस दूसरे डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। अब आपको देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो। अगर पुट करने के ऊपर आंसर लेस देन जीरो आए, फंक्शन इज मैक्सिमम, और अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो फंक्शन इज मिनिमम। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन के दूसरे डेरिवेटिव में अपना क्रिटिकल पॉइंट पाई ओवर टू एन पुट किया। इसमें पाई की जगह टू एन पुट करें ना, पाई की जगह साइन एन एक्स, पाई एक्स की जगह सॉरी पाई ओवर टू एन पुट करें, एक्स की जगह पाई ओवर टू एन। फंक्शन के दूसरे डेरिवेटिव में एक्स की जगह पाई ओवर टू एन पुट किया, ये एन एन से कट देगा, साइन पाई बाय टू रह गया, साइन पाई बाय टू। अब साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस एन के बराबर। अब एन कौन है, नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, ये माइनस एन है, तो आंसर क्या होगा लेस देन जीरो। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया क्या लेस देन जीरो। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि आपका ये जो क्रिटिकल पॉइंट पाई ओवर टू एन निकला है, ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। लो जी, फंक्शन आपका मैक्सिमम हो गया। सो एफ एन एक्स इज अ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर टू एन। फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकली, क्रिटिकल पॉइंट है पाई ओवर टू एन, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, इस क्रिटिकल पॉइंट को उठाकर फंक्शन के अंदर पुट कर दो, वो बन निकला, उसका नाम है एप्सिलॉन एन। फंक्शन कौन है, ये है एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। इसके अंदर आप यहाँ पर पाई ओवर टू एन पुट करें, क्रिटिकल जो पॉइंट है, याद आएगा साइन एन इंटू पाई ओवर टू एन, एन एन से कैंसिल हो गया, साइन पाई बाय टू रह गया। और अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हाँ ये सॉरी इसके नीचे लिखा हुआ था साइन एन एक्स ओवर एन, ये हमारा फंक्शन है साइन एन एक्स ओवर एन।
तो ऊपर ये नीचे, इसके नीचे क्या आएगा, 1 n आएगा। तो ऊपर बन गया sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 आ गया 1 के बराबर, आंसर आ गया 1/n। ठीक है, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/n के बराबर है। क्या ये 0 को अप्रोच नहीं करती जब आपका n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा? पहले तो आंसर ही 1/2 निकला था ना ऊपर वाले केस में, तो वो तो जारी सी बात है, वहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट पर हमने 1/n के ऊपर इसका आंसर निकाला तो 1/2 निकला था। तो आप यहाँ पर n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे भी, ले भी लें तो आंसर 0 के बराबर तो नहीं आने वाला। तो अब इसका आंसर आया है इन टर्म ऑफ 1/n। अगला काम हमने ये करना होता है, टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका आंसर 0 को कन्वर्ट कर देगा। तो आपके फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन n है वो 0 को कन्वर्ट कर गई जब आपका n क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। हैंस द गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आई होप चीज़ों की समझ आई होगी। मैक्सिमम वैरायटी कैटेगरी आपके सामने रखी है, वीडियो की लेंथ भी काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, थोड़ी बहुत समझ आई हो, अगर थोड़ी बहुत वो 10-15% तो लाजमन रिगार्ड कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलना आपने। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चंद एक थ्योरम नए टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।